सोचिए एक चुना हुआ सांसद है जो किसी बहुत ही गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल की सजा सुना दी जाती है। तो नियम ये कहता है कि उसी पल मतलब उसी सेकंड उसकी संसद की कुर्सी छिन जाएगी। बिल्कुल, तुरंत अयोग्य हो जाएगा वो। लेकिन अब जरा एक दूसरा नजरिया देखिए। अगर सरकार उसी सांसद को निवारक निरोध या कह लें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बिना किसी ट्रायल के महीनों तक जेल में डाल दे, तो उसकी कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। मतलब है ना जी? हाँ, देखने में तो ये काफी विरोधाभासी लगता है, लेकिन ये कोई कानूनी गलती या कोई लूप होल नहीं है। अच्छा जी, ये बहुत ही सोच समझकर बनाया गया डिजाइन है। और देखिए, इस तरह के बारीक नियम ही तय करते हैं कि हमारी संसद असल में कैसे काम करेगी। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम इसी डिजाइन को, इसी मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज वाजीराम एंड रवि के यूपीएससी नोट्स का एक बहुत ही शानदार और काफी डिटेल्ड सोर्स मटेरियल है और इसी के आधार पर हम भारतीय संसद की संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। हाँ, कोई पॉलिटी की क्लास नहीं लगा रहे हम यहाँ। सही बात है। जो लोग इस विषय में रुचि रखते हैं वो बेसिक बातें तो जानते ही हैं। हमारा लक्ष्य उस जटिल व्यवस्था के पीछे के कारणों को समझना है, उन तर्कों को समझना है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 5 को देखें, खासकर अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, तो इसमें संसद के गठन, उसकी अवधि, अधिकारियों और पूरी प्रक्रियाओं का बहुत ही विस्तार से विवरण है। और यहीं से हमारी चर्चा की असल शुरुआत होती है। देखिए, संसद के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। हाँ, और जब भी हम संसद के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तुरंत 2 बड़े कमरों की छवि आती है, लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल, टीवी पे तो वही दिखता है। हाँ, लेकिन इस पूरी मशीन का एक तीसरा और सबसे अहम हिस्सा भी है जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं? एकदम सही, भारत के राष्ट्रपति। मैं इसे एक उपमा से समझाता हूँ। जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी का चेयरपर्सन होता है ना। हाँ बिल्कुल। वो हर रोज ऑफिस, मेरा मतलब है सदन में नहीं आते। उनके पास अपना एक अलग काम है, लेकिन उनके हस्ताक्षर के बिना कंपनी का कोई भी बड़ा फैसला लागू नहीं हो सकता। ये उपमा काफी सटीक है। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, वो ना लोकसभा में बैठते हैं और ना ही राज्यसभा में। फिर भी वे संसद का एक अभिन्न अंग हैं, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना दे दें। मतलब ये एक तरह का अल्टीमेट चेक पॉइंट है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि उनकी भूमिका सिर्फ बिल पास करने तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति के पास सदनों को बुलाने, जिसे समन करना कहते हैं, समन करना, और सत्रावसान करने यानी सत्र को प्रोरोग करने की शक्ति होती है। इसके अलावा वे हर आम चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र में दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं। मेरे सामने ये जो नोट्स रखे हैं, इनमें एक बहुत ही पावरफुल टूल का जिक्र है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति सीधे अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो तुरंत कानून बन जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसकी एक सीमा है। तो सरकार तो इसका गलत फायदा उठा सकती है ना। मतलब मुश्किल बहस से बचने के लिए बस सत्र खत्म होने का इंतजार करो और अध्यादेश ला दो। देखिए, सतह पर ये एक लूपहोल जैसा लग सकता है, लेकिन इसे बनाने के पीछे का तर्क आपातकालीन स्थितियों से निपटना था। अब मान लीजिए कोई अचानक संकट आ जाए और संसद सत्र में नहीं है, तो एक त्वरित कानूनी टूल तो चाहिए ना। लेकिन असली कैच ये है कि ये अध्यादेश स्थायी नहीं होते। मतलब इन्हें वापस संसद में लाना ही पड़ता है। बिल्कुल। जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होगा, उसके 6 हफ्ते के भीतर उस अध्यादेश को दोनों सदनों से पास करवाना ही होगा, वरना वो खारिज हो जाएगा। एकदम सही। तो आप बहस को हमेशा के लिए नहीं टाल सकते। ये काफी बैलेंस्ड डिजाइन है। खैर, राष्ट्रपति की भूमिका समझने के बाद अब जरा उन 2 सदनों की ओर मुड़ते हैं जहां ये बिल और अध्यादेश असल में बहस का हिस्सा बनते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था या बाइकैमरलिज्म। हाँ,
आखिर भारत को दो अलग अलग सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ही बड़े हॉल में सबको बिठाकर काम क्यों नहीं किया जा सकता? इसके पीछे हमारी राजनीतिक और सामाजिक विविधता है। देखिए, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जटिल मुद्दों को सही ढंग से संभालने के लिए एक द्विसदनीय व्यवस्था बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न बने। एक सदन दूसरे सदन के फैसलों की कह सकते हैं कि समीक्षा करता है। तो चलिए इन दोनों सदनों के स्पष्ट अंतरों को थोड़ा सामने रखते हैं। सबसे पहले लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। जी। इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। और ये सब सीधे चुनाव द्वारा आते हैं। और यहाँ वो एंग्लो इंडियन समुदाय वाली बात भी बतानी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वाजीराम के नोट्स में 104 संविधान संशोधन का विशेष उल्लेख है। पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 आरक्षित सीटें होती थी, अब उन्हें हटा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो ध्यान में रखना चाहिए। और लोकसभा की डिफॉल्ट अवधि 5 साल है। हालांकि आपातकाल में इसे 1 साल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल खत्म होने के 6 महीने से ज्यादा नहीं। और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, अब राज्यसभा की बात करते हैं, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यों को ये सीटें मिलती हैं। आयु सीमा यहाँ 30 वर्ष रखी गई है। लेकिन मेरा यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। पूछिए। जब लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 साल से पहले ही भंग कर सकते हैं, यानी डिसॉल्व कर सकते हैं, तो राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों बनाया गया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। हर दूसरे साल? हाँ, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए 1951 के तहत उनका कार्यकाल 6 वर्ष का तय किया गया है। तो इससे हासिल क्या होता है? इससे 2 चीजें होती हैं। पहला, ये राज्यों का निरंतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, और दूसरा, ये पूरी विधायी प्रक्रिया में एक ठहराव लाता है। मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई है और देश में कोई संकट आ जाए, बिल्कुल, तब भी हमारे पास एक सदन मौजूद रहता है। ये निरंतरता की गारंटी है। ये सच में एक ब्रिलियंट डिजाइन है। अब जब उनने सदनों में प्रवेश के नियम जान लिए हैं, तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि कोई सदस्य अपनी सीट कैसे खो सकता है। हाँ, अयोग्यता के नियम। और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सदस्यता खोना सिर्फ चुनाव हारने तक सीमित नहीं है। इसके नियम बेहद सख्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 और आरपीए 1951 के तहत अयोग्यता के कई आधार हैं। जैसे कि लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ, या फिर दिवालिया हो जाना, विकृत मानसिकता का होना, या विदेशी नागरिकता ले लेना। और अगर कोई चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देता तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही बारीक और चौंकाने वाला तथ्य सामने रखना चाहता हूँ जो नोट्स में। बताइए। अगर किसी सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वो अयोग्य हो जाता है। लेकिन निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लेना अयोग्यता नहीं माना जाता। हमने शो की शुरुआत इसी से की थी। हाँ, क्योंकि निवारक निरोध कोर्ट का फैसला नहीं है, वो सरकार का एक्शन है। अगर इसे अयोग्यता मान लिया जाता तो सरकारें अपने विरोधियों को जेल में डालकर उनकी सदस्यता ही खत्म करवा देती। क्या बात है, मतलब हर चीज का एक काउंटर बैलेंस सोचा गया है। इसके अलावा छुआछूत, दहेज और सती जैसी सामाजिक बुराइयों का प्रचार करने पर भी सदस्यता जा सकती है। बिल्कुल, और इन सब मामलों में अयोग्यता का अंतिम फैसला चुनाव आयोग की राय के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 103 के तहत। लेकिन एक मामला ऐसा है जहां राष्ट्रपति नहीं आते। आप दल बदल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं? हाँ, 1985 का एंटी डिफेक्शन एक्ट, 10वीं अनुसूची। ये तो अपने आप में एक पूरा अलग विषय है। मैं सुनने वालों का ध्यान इसके एक बहुत ही रोचक नियम की तरफ खींचना चाहूंगा। देखिए, अगर एक निर्दलीय या इंडिपेंडेंट सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो वो तुरंत अयोग्य हो जाता है। लेकिन अगर कोई मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य है तो उसके पास किसी पार्टी में शामिल होने के लिए 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। ये
ये फर्क क्यों? क्योंकि निर्दलीय सदस्य जनता से ये कहकर वोट मांगता है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, तो अगर वो बाद में पार्टी ज्वाइन करे तो ये जनादेश का धोखा है। हाँ, बात तो सही है। जबकि मनोनीत सदस्य किसी विचारधारा के आधार पर नहीं चुना गया, उसे तो उसकी विशेषज्ञता के लिए लाया गया है, तो उसे 6 महीने दिए जाते हैं कि वो तय कर ले कि उसे किस राजनीतिक विचार के साथ बैठना है। और यहाँ दल बदल का फैसला राष्ट्रपति नहीं करते, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं। बिल्कुल। अब अयोग्यता से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, डबल मेंबरशिप या दोहरी सदस्यता। ये भी काफी तकनीकी है। हाँ, मतलब अगर कोई दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, तो उसे 10 दिन में बताना होता है कि वो किस सदन में रहेगा। और अगर वो 10 दिन में नहीं बताता तो उसकी राज्यसभा की सीट अपने आप खाली हो जाती है। और सोचिए, अगर कोई सांसद है और वो अपने राज्य का विधायक भी बन जाए, तो उसे 14 दिन में विधायक पद छोड़ना होता है। हाँ, और अगर वो 14 दिन में विधायक पद नहीं छोड़ता तो उसकी संसद की सीट खाली हो जाएगी। बिल्कुल, संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और नियम है कि अगर कोई बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो भी सीट जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम आपको सदन के प्रति जवाबदेह बनाता है। इतने सारे सदस्यों और अयोग्यता के इतने सख्त नियमों को लागू करने के लिए किसी न किसी को तो कंट्रोल रखना होगा। यहीं पर सदन के पीठासीन अधिकारियों यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात आती है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष या डेप्यूटी स्पीकर चुनती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। वे नई लोकसभा के गठन तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये निरंतरता के लिए जरूरी है। और अगर हम राज्यसभा को देखें तो वहां भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और उपसभापति सदस्यों के बीच से चुना जाता है। एकदम सही। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि ये अधिकारी मौजूद ना हो। तो उस वक्त काम कैसे चलता है? इसके लिए एक बैकअप प्लान है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 10 सदस्यों का एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स नियुक्त किया जाता है। और राज्यसभा में भी पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स होता है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं यानी एब्सेंट है, तो इस पैनल का कोई भी सदस्य सदन चला सकता है। यहाँ मैं एक अहम अंतर उजागर करना चाहता हूँ जो नोट्स में बहुत साफ साफ लिखा है। बताइए। अनुपस्थित होना और पद का खाली होना, ये दोनों अलग बातें हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली यानी वेकेंट हो, मान लीजिए उनका निधन हो गया हो या इस्तीफा दे दिया हो, तब इस पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि पैनल को शक्तियां अध्यक्ष से ही मिलती हैं। तो ऐसे में क्या होता है? तब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को इस काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त करते हैं। और इन पीठासीन अधिकारियों को हटाने के नियम भी बड़े दिलचस्प हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत चाहिए जी। लेकिन राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा के बहुमत से काम नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि वो पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं। हाँ, तो इसके लिए राज्यसभा के बहुमत के साथ साथ लोकसभा की सहमति भी अनिवार्य है। ये फिर से उसी चेक्स एंड बैलेंसेस वाले डिजाइन का हिस्सा है। तो इन सब का क्या मतलब है अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें पता चलता है कि ये सभी नियम, चाहे वो द्विसदनीय व्यवस्था हो या पीठासीन अधिकारियों की शक्तियां हो, ये सब इसलिए सुनिश्चित किए गए हैं ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, हर वर्ग, हर राज्य का प्रतिनिधित्व हो और फैसले किसी एक व्यक्ति की सनक पर ना लिए जाएं। भारतीय संसद की संरचना वाकई एक बेहद संतुलित और सोची समझी प्रणाली है। लेकिन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर सोचने की जरूरत है। जी, कहिए। हमने दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट पर बात की। ये कानून पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया था, है ना? बिल्कुल। लेकिन सोचिए, क्या ये कानून एक निर्वाचित सदस्य की अपनी स्वतंत्र सोच और अपने क्षेत्र की जनता के हित में वोट करने की आजादी को खत्म नहीं कर देता? ये बहुत ही गंभीर डिबेट है। हाँ, अगर किसी मुद्दे पर सदस्य की अपनी अंतरात्मा या उसके वोटर्स अपनी ही पार्टी के फैसले से सहमत न हो, तो क्या ये ढांचा उसे अपना काम करने से रोकता है? क्या व्हिप के डर से वो सिर्फ पार्टी का रोबोट बनकर नहीं रह जाता? ये सोचने वाली बात है। लोकतंत्र में
अनुशासन और आजादी के बीच संतुलन बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें इस विचार के साथ मैं छोड़ता हूं, खुद सोचिएगा इस पर। आज की इस विस्तृत चर्चा में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।